हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सीबीवी का आर्ट्स क्लास में। आज का वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। महाकुंभ का महामैराथन 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने लेकर आए हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो 100% यहां से पेपर में जरूर आएगा। आपको विश्वास दिला देते हैं कि आपको इसी वीडियो में तैयार भी करवा देंगे। 1% का भी आपको एहसास नहीं होगा कि आपको याद नहीं हो रहा है। 70 नंबर पक्का कर रहा तो सारे क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन लेकर आया हूं ये पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तैयार कर लीजिए, आपके पेपर में जरूर देखने को मिलेगा। भूगोल विषय का 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहले महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करेंगे, फिर 50 लघु उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर 50 जो है आपके बहुविकल्पीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा, फिर 50 ऐसे दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन लेकर आऊंगा। सारा का सारा क्वेश्चन आपका इसी में तैयार हो जाएगा और फिर मानचित्र का भी क्वेश्चन करवा दूंगा। हर चीज आपको अच्छे से करवा दूंगा दोस्तों। 100% सही तरीके से आपको जेन्युइन तरीके से समझाऊंगा और अच्छे से तैयार भी करवा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले आज इस वीडियो में 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस प्रकार से आप देख पाएंगे। ये क्वेश्चन है जो पिछले सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैं क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, हम लोग उत्तर अब यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। तो आपके सामने जो है यहाँ पे उत्तर आ चुका है। अब एक एक करके आसान शब्दों में समझेंगे। मैं थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो मैं आपको समझाने की पूरी गारंटी लेता हूं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कि मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या कीजिए। मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या करना है। ठीक है, तो हमें समझना है कि मानव भूगोल क्या होता है और उसके विशेष क्षेत्र कौन कौन से, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले आप एक हेडिंग बना लेंगे, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र की व्याख्या। ठीक है, इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे और लिखने के बाद जो है फिर आप जो है इसमें अपना आंसर जो है प्रेजेंट करेंगे। क्या लिखेंगे आइए समझते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है, यानी जो मानव भूगोल है वो भूगोल की क्या है, एक शाखा है। पहला पॉइंट आगे देखिए, इसमें मानव और उसके पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो मानव भूगोल है, एक तरफ देखिए पर्यावरण है, ठीक है, एक तरफ क्या है पर्यावरण है और एक तरफ मानव है। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध होता है इसी को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। तो ही बात इसमें कहा गया है, इसमें मानव और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन ही जो है मानव भूगोल कहलाता है। दूसरा पॉइंट आगे देखिए, इसमें यह समझने का प्रयास किया जाता है कि लोग किस प्रकार भूमि, जल, वायु या अन्य प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए खेती, शहरों का विकास, उद्योग, जनसंख्या, वितरण आदि ये सब मानव भूगोल के हिस्सा माने जाते हैं। मैंने बहुत ही आसान शब्दों में आंसर को प्रेजेंट किया दोस्तों। आपको किसी किताब में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा। मैंने अपने शब्दों में इसे कन्वर्ट किया ताकि आप इसे आसानी से समझ पाए और कोई माई का लाल काट नहीं सकता कि क्वेश्चन गलत है। ठीक है, 100% एक सही तरीके से आपको मैं बता रहा हूं। आप इसे लिखेंगे पूरा नंबर आपको मिलेगा, एग्जामिनर चेक करेगा 2 नंबर आपको दे देगा भैया। ठीक है, सही तरीका है, अच्छे से प्रेजेंट करिए। उदाहरण के लिए भी आप समझा सकते हैं, जैसे खेती करना, मानव क्या करता है प्राकृतिक संसाधन का उपयोग करता है और फिर खेती करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। यानी मानव जो प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, तो मानव का प्रकृति के साथ संबंध है, कुछ न कुछ रिलेशन है और उसी रिलेशनशिप को मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। जैसे आपका अपने माता पिता के साथ, अपने परिवार के साथ कुछ न कुछ संबंध है, कुछ ना कुछ संबंध है। आप अपने परिवार के लिए कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, मतलब कुछ करने का मतलब ये कि अपने परिवार के लिए जो भी खुशियां है वो देने को तैयार हो जाएंगे। तो आपके परिवार के साथ आपका कोई संबंध है, कोई जुड़ाव है, कोई लगाव है। बिल्कुल, ये संबंध, ये लगाव, ये जुड़ाव ही मानव भूगोल के नाम से जाना जाता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। मानव संसाधन का क्या अर्थ है इसको समझना है। तो मानव संसाधन के बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे मानव संसाधन। ठीक है, और इसके बारे में लिखेंगे। मानव संसाधन का मतलब किसी देश या समाज के लोगों का कार्य क्षमता, कौशल और ज्ञान से होता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूं, बिल्कुल घबराइएगा मत। जो मानव संसाधन है, मानव अपने आप में एक बहुत बड़ा संसाधन है और इस दुनिया का सबसे बड़ा संसाधन तो मानव ही है। ठीक है, क्योंकि मानव ये सब कुछ निर्धारित करता है, निश्चित करता है कि कैसे हमें क्या करना है और मानव सबसे बड़ा संसाधन बनकर उभरा है पूरी दुनिया में।
तो यहाँ पे कह रहा है कि जो देश है या समाज के जो लोग होते हैं उनकी कार्यक्षमता मतलब ये होगा कि भैया आपके अंदर कितनी क्षमता है, कुछ काम करने के लिए कितनी क्षमता है। ठीक है। कौशल का मतलब ये कि आपके अंदर कितनी स्किल है। जैसे मान लो अगर आपको कोई मशीन चलानी है, कोई गाड़ी चलानी है, तो गाड़ी चलाने के लिए क्या आपके पास स्किल है, नॉलेज है, कौशल है आपके अंदर, स्किल है आपके अंदर, तो उसी को कौशल कह सकते हैं कि मतलब कितना आपके पास उसकी क्षमता है, ज्ञान है। ठीक है। फिर ज्ञान वही चीज आती है कि आपको उस काम को करने के लिए कितना ज्ञान है। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आती हैं वो मानव संसाधन के ऊपर होता है कि मानव जो अपनी शक्ति से यानी शक्ति का मतलब अपने ज्ञान से, अपनी क्षमता से किसी काम को आसान बना देता है, वो संसाधन हो जाता है। ठीक है। आगे देखिए, यह संसाधन समाज और अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। उदाहरण के लिए कह सकते हैं शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर आदि मानव संसाधन है। एक शिक्षक, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, ये सब करते क्या है, ये सब भैया देश के उस अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, जिसमें कहीं न कहीं एक समाज जो है पिछड़ापन महसूस करता है, लेकिन इन सब की वजह से समाज विकसित होता है। तो कहने का मतलब वही है कि मानव अपने आप में एक संसाधन है। आप शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर को दे सकते हैं। ये अपनी कार्य क्षमता और बौद्धिक क्षमता यानी ज्ञान से, बुद्धि से किसी काम को सरल कर देते हैं, आसान बना देते हैं। ठीक है। आगे देखिए, क्योंकि वे अपने कौशल का उपयोग समाज की भलाई के लिए करते हैं। तो ये बात यहाँ पे लिखा गया है, आसान शब्दों में समझ के आसान शब्दों में लिख सकते हैं। आप अपनी भाषा में भी कन्वर्ट कर देंगे तब भी दिक्कतें हुई और समझ जाएंगे। तो ठीक है भैया। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है यहाँ पे, लिंगानुपात क्या होता है, लिंगानुपात को परिभाषित कीजिए। हर साल पूछा जाने वाला प्रश्न है लिंगानुपात। ठीक है। इसके बारे में लिखेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, क्वेश्चन से उठा के हेडिंग बना लेंगे और फिर आपका आंसर स्मार्ट हो जाएगा भैया। और लिखेंगे इसमें, लिंगानुपात किसी स्थान पर प्रति हजार पुरुषों के पीछे जो महिलाओं की संख्या होती है ना, महिलाओं की संख्या, उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। लिंगानुपात का सूत्र होता है महिलाओं की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुणे 1000। ऊपर महिलाओं की संख्या होती है, नीचे पुरुषों की संख्या होती है, गुणे 1000 कर देंगे। इस प्रकार से लिंगानुपात निकाला जाता है। उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं, यदि किसी गांव की 1000 पुरुष हैं और वहां 950 महिलाएं हैं तो लिंगानुपात 950 होगा। ठीक है। इस प्रकार से तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको बताया गया है लिंगानुपात कि जितने, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपने जहां पे एग्जाम हॉल में बैठे रहेंगे ना, वहां पे देखिएगा, कमरे में नजर उठा के एक बार देख लीजिएगा ऐसे करके कि आपके कमरे में कितने गर्ल्स पढ़ रही हैं और कितने बॉयज पढ़ रहे हैं। ठीक है। उन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है। सिंपल इसका सूत्र आप ले सकते हैं, ऊपर महिलाओं की संख्या है, नीचे पुरुषों की संख्या है, गुणे 1000 कर देंगे, सूत्र बनकर तैयार हो जाएगा भैया। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन क्या है। नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन की अगर बात करें तो इसको कैसे प्रेजेंट करेंगे, सबसे पहले वही काम, हेडिंग बना लेंगे अच्छे से और उसके बारे में लिखेंगे नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन शहरों में उत्पन्न कचरे को सही तरीके से इकट्ठा करना, अलग करना, पुनः उपयोग करना और सुरक्षित तरीके से निपटाना शामिल होता है। देखिए आपको बता दें, प्रबंधन का मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट। जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ रहे होंगे कि स्कूल एक मैनेजमेंट होता है, एक गवर्नमेंट होता है। मैनेजमेंट का मतलब प्राइवेट, एक मैनेजर होते हैं। ठीक है। तो मैनेजमेंट जो करते हैं वो एक प्रबंधक होते हैं और उसी प्रबंधक को प्रबंधन कहते हैं, जो मैनेजमेंट करता होते हैं। अब अपने स्कूल को इस प्रकार से वो संचालन करते, इस प्रकार से मैनेज करते हैं कि अब उनका स्कूल अच्छे से चले, तो मैनेज करते हैं यानी मैनेजमेंट करता होते हैं। अवशिष्ट का मतलब होता है जो बचा खुचा पदार्थ हो, यानी कचरा जो होता है वो सब अवशिष्ट पदार्थ होता है। और नगरीय यानी शहरों में जो कचरे निकलते हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जाए, कचरा कहाँ फेंकना है, किस प्रकार से कचरे का उपयोग करना है, कैसे उसको जो है वेरीफाई करना है, ये सब कुछ जो है तय करता है प्रबंधन पे। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि जो नगरीय अवशिष्ट होते हैं ना, अवशिष्ट में जो कचरे निकलते हैं शहरों से, वो कचरे को सही तरीके से इकट्ठा किया जाए, एक ऐसी जगह इकट्ठा किया जाए जिससे प्रदूषण न फैले, पहला पॉइंट। दूसरा, उसको अलग करने का मतलब ये कि कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनको उपयोग मतलब दोबारा किया जा सकता है और कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनका पुनः उपयोग किया जाता है।
तो ऐसे कचरों को अलग करना, उनका पुनः उपयोग करना, ये सब जो तरीके होते हैं ये सब प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके तहत जैविक कचरे खाद बनाने या पुनर्चक्र के लिए उपयोग किया जाता है। वही मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे कचरे होते हैं जिनको पुनः उपयोग किया जाता है, दोबारा उपयोग किया जाता है, तो उनका जैविक कचरा बना लिया जाता है ताकि जो है उनमें कृषि क्षेत्रों में उपयोग किया जा सके दोबारा। ठीक है, आगे खाद बनाने में काम किया जाता है। पुनर्चक्रण मतलब जैसे पानी होता है ना, शहर को पानी, जो शहर का पानी होता है, गंदा पानी जो नाली का पानी होता है, उस नाली को पानी को फिल्टर करके पुनः फिर पानी वही शहरों में फिर भेजा जाता है। आप उस पानी को घर साफ करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, नहाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लेकिन जो यहाँ पे प्रक्रिया है उसे पुनर्चक्रण के माध्यम से समझ सकते हैं। तो अगर एक लाइन दो लाइन में समझना है तो आप समझ सकते हैं कि जो शहरों से कचरे निकलते हैं उन कचरों को ठीक तरीके से प्रबंधन करना ही नगरीय अवशिष्ट प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी कचरा जो निकल रहा है उसको सही जगह पे रखना, उसका पुनः उपयोग करना और उसको अलग करना, ये सब प्रक्रिया शामिल होती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उदाहरण के माध्यम से एक पॉइंट लिख सकते हैं। दिल्ली जैसे शहरों में कचरे अलग करने के लिए हरित यानी गीला कचरा और सूखा कचरा डिब्बा का उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे जो है शहरों में इस्तेमाल करते हैं गीला कचरा और सूखा कचरा। एक डिब्बा होता है, दो डिब्बा होता है, एक गीला कचरा वाला, एक सूखा कचरा वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से अलग डब्बे का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी प्रक्रिया जो यहाँ पे शामिल हो सकती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं का नाम लिखिए। तो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है चतुर्थक क्रियाकलाप के दो सेवाओं का नाम। हेडिंग बना लेना है बढ़िया से और इसके बारे में दो सेवाएं लिखना है। पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप ज्ञान और सूचना आधारित सेवाओं पर आधारित होते हैं। इसमें उच्च ज्ञान और सूचना आधारित इंफॉर्मेशन जो होता है उसको शामिल किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये उच्च क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके दो उदाहरण हैं। एक सूचना प्रौद्योगिकी जो IT सेवाएं होती है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये हो जाएगा। दूसरा अनुसंधान, अनुसंधान का मतलब होता है खोज, रिसर्च करना। ठीक है, अनुसंधान एवं विकास, ये 2 पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं। चतुर्थक क्रियाकलाप में विश्वविद्यालय शिक्षक भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक प्रबंधन भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, 2 पूछा है, जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। 2 पूछा गया है, 2 ही आपको लिखना है, इस पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा भैया। ठीक है, इस प्रकार से आपको आंसर को प्रेजेंट करनी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। 2 धात्विक खनिजों का नाम लिखना है, हेडिंग बना लेना है 2 धात्विक खनिजों का नाम। और एक हो जाएगा आपका आयरन और एनिला एस, दूसरा बॉक्साइड हो जाएगा। इस प्रकार से ले देंगे 1 नंबर 2 नंबर, काम खत्म भैया। ठीक है, बस इतना काम करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन छोटा इधर है, विश्व के किन्हीं 2 प्रमुख समुद्री पत्तन के बंदरगाहों का नाम लिखना है। बंदरगाह का मतलब होता है जो समुद्र के तट पर जहाज आके रुकते हैं और वहां से वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात किया जाता है, उसे बंदरगाह या सी पत्तन जो है उसे पत्तन या सी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। तो जापान की राजधानी टोक्यो हो जाएगी और एक सिंगापुर। सिंगापुर एक देश है और सिंगापुर जो है बंदरगाह, एक बंदरगाह भी है। ठीक है भैया, ध्यान रखेंगे इसको। तो यहाँ पे जो है टोक्यो जो जापान की राजधानी, ये भी एक बंदरगाह है। 2 भरना है, बहुत सारे बंदरगाह हैं लेकिन 2 भरना है, तो 2 को आप भर सकते हैं, तो आसान है, आप इसे भर सकते हैं। ठीक है, चलिए मानचित्र में भी आता है तो ध्यान रखिएगा, इसको इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है मानव विकास क्या होता है, मानव विकास के बारे में समझना है। तो उत्तर लिखेंगे, पहले हेडिंग बना लेंगे मानव विकास और उसके बारे में लिखेंगे। मानव विकास का मतलब होता है लोगों को जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के अवसर में बेहतर बनाना। मानव विकास तब करेगा जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होगा, जब उसकी शिक्षा अच्छी होगी, जब उसको रोजगार मिलेगा, तभी तो विकास करेगा मानव। आप खुद सोच सकते हैं मानव विकास कैसे करता है, मानव विकास कब करता है और मानव विकास कहाँ करता है। मानव विकास जब करता है जब उसका स्वास्थ्य अच्छा होता है, जब उसके पास शिक्षा होती है, जब उसको रोजगार मिलता है, तब मानव विकास करता है। ठीक है, आराम से समझ सकते हैं, ताकि वे अपनी क्षमताओं को पूरा उपयोग कर सके। उदाहरण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार मानव विकास का हिस्सा होता है। एजुकेशन, शिक्षा जो होती है भैया, ये शिक्षा ऐसा होता है जो जिंदगी बदल देती है इंसान की। लेकिन कुछ लोग समझते नहीं, कुछ लोग एहसास नहीं करते हैं, कुछ लोग महसूस नहीं कर सकते हैं एजुकेशन की पावर क्या होती है। बाद में उनको एहसास होता है जब उनका टाइम खत्म हो जाता है, तब उनको एहसास होता है कि भैया पढ़ना चाहिए,
ठीक है। तो आपको अभी से समझ जाना चाहिए कि एजुकेशन की पावर क्या है। तो यहाँ पे पॉइंट आप लिख सकते हैं आसान शब्द में, कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है निश्चयवाद क्या है। निश्चयवाद की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए निश्चयवाद के बारे में लिखेंगे, मानव सत्य की अपेक्षा प्राकृतिक सत्य की प्रधानता स्वीकार करने वाली जो विचारधारा है उसी को निश्चयवाद कहा जाता है। इसमें प्रकृति सर्वशक्तिमान होता है। निश्चयवाद का मतलब देखो सिंपल भाषा में कहा जाए तो निश्चय मतलब कि जो तय है, प्रकृति ने जो तय कर दिया है। जैसे सूरज उदय होता है ना, सूरज अस्त होता है, ये प्रकृति ने तय कर दिया है, सूरज उदय होगा अस्त होगा, दिन रात होगा दिन रात होगा भैया, ठीक है। बारिश होगी तो बारिश होगी, ये तय है, प्रकृति ने तय कर दिया है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि जब प्रकृति के द्वारा मानव को कंट्रोल किया जाए तो जो है निश्चयवाद कहलाता है। और वही बात कहा गया कि मानव शक्तियों की अपेक्षा नहीं, मानव के पास जो पावर है उसको दरकिनार कर दिया गया, अपेक्षा नहीं हटा दिया गया है। अब किसकी उम्मीद की गई है? प्राकृतिक शक्तियों की, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपके कोई दोस्त है और आपने अपने दोस्त पे भरोसा कि भाई देखो एक काम करना है, हमको यहाँ चलना है, जो है मुझे मेरे पास गाड़ी नहीं है, गाड़ी लेकर चलना है, ठीक है। आपने उम्मीद किया, लेकिन आपकी उम्मीद को अगर तोड़ देता है तो आप किस पे भरोसा करेंगे? आप उस पे भरोसा करेंगे जो आपके भरोसे के काबिल होता है। आप उस दोस्त का सहारा लेंगे जो आपके सुख दुख में मदद करता हो। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ जितनी भी शक्ति है प्रकृति के पास उसको हटा दिया गया है। अब प्राकृतिक शक्ति जो है वो प्रधानता है, उसको भरोसा करना है। तो वही बात यहाँ पे कि प्राकृतिक शक्ति की अपेक्षा जो मानव शक्ति की अपेक्षा जो प्राकृतिक शक्तियां हैं उसको जो है निश्चयवाद कहा गया है। और एक विचारधारा है जो लोग कहते हैं कि प्रकृति सर्वशक्तिमान है, तो प्रकृति को मानना है, प्रकृति के द्वारा ही सब कुछ निर्धारित है, ठीक है। इस पॉइंट को ले सकते हैं। आगे बात करते हैं मानव भूगोल को दो क्षेत्र बताना है, तो दो उप क्षेत्र है, ठीक है। ये दो उप क्षेत्र है, दो उप क्षेत्र में बताना है, दो ही लिखना है, कृषि भूगोल नगरीय भूगोल लिख सकते हैं, ठीक है। 2 पॉइंट आप यहाँ पे ले सकते हैं। क्षेत्र पूछे उप क्षेत्र पूछे, दोनों पॉइंट में आपको अलग अलग आंसर लिखना है, दोनों में से एक क्वेश्चन तो पक्का पूछा जाएगा। अब इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन यहाँ मैंने कवर कर दिया है। अब बात करते हैं 10 क्वेश्चन आगे यहाँ पे। इस प्रकार से देखिए 20 क्वेश्चन आपको यहाँ पे होने वाला है। इस प्रकार से क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आ चुका है। प्रकृति का मानवीकरण क्या है? प्रकृति का मानवीकरण क्या है? अगर सिंपल भाषा में समझाऊं मैं एक लाइन में तो इसे संभववाद कहते हैं, ठीक है। इसे संभववाद के नाम से जाना जाता है, प्रकृति का मानवीकरण। आइए देखते हैं क्या आंसर लिखेंगे इसमें। प्रकृति का मानवीकरण का व्याख्या का अर्थ है इसमें मनुष्य प्रकृति से डरता है। जो मनुष्य होता है वो प्रकृति से डरता है, उस पर जो है उस पर निर्भर नहीं रहता है, डरता नहीं है, सॉरी फॉर दैट, डरता नहीं है, यहाँ पे नहीं होना चाहिए, डरता नहीं है और उस पर निर्भर नहीं रहता है। यानी जो मनुष्य है वो प्रकृति से डरता नहीं है और उस पर निर्भर नहीं रहता है, बल्कि मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र रहता है, आजाद रहता है, जैसा मानव चाहेगा वैसा कर लेगा। अब पूरी तरह से वो आजाद है। तो यहाँ पे वही कह रहा है उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। मतलब ये है जब बच्चा छोटा होता है तो बाप के शरण में रहता है, बाप के अनुसार काम करता है, लेकिन जैसे से वो बड़ा हो जाता है तो लगता है कि मैं अब आजाद हूँ, स्वतंत्र हूँ, जो मन कहेगा वो करूंगा। वही यहाँ पे बात कही जा रही है। अब कह रहा कि मानव कह रहा है कि अब प्रकृति कुछ नहीं है, मैं जो हूँ वो मैं हूँ। यानी मानव अब सर्वशक्तिमान हो रहा है धीरे धीरे। यानी बच्चा धीरे धीरे से बड़ा हो गया ना, तो बच्चा कह रहा है कि मैं हूँ अब सब कुछ, मैं आजाद हूँ, मैं जो मन कहे वो करूंगा, मेरी मन के जिससे शादी करूंगा मैं। यानी मानव जो है अब सर्वशक्तिमान हो रहा है क्योंकि बच्चा बड़ा हो चुका है। वही बात यहाँ पे कह रहा है कि इसमें जो है मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र है, आजाद रहता है, उसमें अपने अनुसार बदलाव कर सकता है। आगे देखिए, इसके अंतर्गत संभववाद विचारधारा और नव निश्चयवाद की विचारधारा शामिल होती है। जैसे गर्मी लगने पर पंखा चला लेते हैं और आदि काम कर लेते हैं, ये सब कैसे हुआ? ये संभव विचारधारा होती है। कहने का मतलब ये है कि जो मानव प्रकृति के ऊपर निर्भर था, अब मानव सर्वशक्तिमान है, मानव कुछ भी कर सकता है और प्रकृति पर निर्भर नहीं है। यानी जैसा चाहिए प्रकृति वैसा मानव नहीं करेगा और मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है क्योंकि बच्चा बड़ा हो गया है। अब बच्चा बड़ा हो गया भैया तो सिंपल सी बात, जैसा मन कहेगा वैसा करेगा वो, ठीक है। जो मन कहेगा वो देखेगा मोबाइल में, है ना। कहने का मतलब ये है कि अब जो चाहेगा वो कर सकता है। ऐसे मानव है, मानव जो चाहेगा वो कर सकता है। इसी को संभववाद के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जनसंख्या नियंत्रण के 2 उपाय बताइए। 2 उपाय पूछा है, 2 ही लिखना है। पहला, परिवार नियोजन के साधन का उपयोग करना। दूसरा, जनसंख्या प्रति जागरूकता अभियान चलाना। कुछ पॉइंट है इसमें, आप नोट कर सकते हैं, जो भी आपके दिमाग में आएगा आप उसे लिखिएगा। परिवार नियोजन का मतलब होता है कि किसी भी परिवार को बढ़ाना, तो एक प्लानिंग बनाकर, योजना बनाकर वृद्धि करना है। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे दो, ऐसा होना चाहिए। हम दो हमारे 10, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्लानिंग नहीं है भैया। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, हम दो हमारे एक या हम दो हमारे 2, ऐसा होना चाहिए, ये प्लानिंग है। लेकिन ऐसा कहीं हम दो हमारे 5, हम दो हमारे 10, तो गलत है, ये प्लानिंग नहीं है। ठीक है, ये जनसंख्या वृद्धि है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रोपड़ कृषि की 2 फसलें बताइए। रोपड़ कृषि वो कृषि होती है जो बागानों में की जाती है, जिसे बागाती फसल भी कहते हैं, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए किया जाता है। दूसरी बात ये है कि ये ज्यादातर बड़े क्षेत्रों में बड़ी पूंजी के साथ की जाती है, जैसे चाय है, कॉफी है, गन्ना भी है, इसमें आता है। ठीक है, बहुत सारे फसल आते हैं। 2 पॉइंट पूछा है, 2 लिख देंगे, पहला नंबर, दूसरा नंबर, 2 नंबर, मिल गया, काम खत्म। ठीक है भैया, इस प्रकार से। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे भारत की श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग क्या हैं? भारत के श्रमजीवी जनसंख्या के प्रमुख संवर्ग के बारे में बताना है। तो पहले आप हिंदी समझ जाइए, फिर आगे लिख लेंगे अपने आप। ठीक है, श्रम मतलब क्या होता है? मेहनत करना, मजदूरी करना। जीवी यानी जीव मतलब जीवी, ऐसा जो मजदूरी कर रहे हैं वो क्या है? अपने आप में कहीं कि जीवित हैं, तभी तो काम कर रहे हैं। जनसंख्या एक ऐसी जनसंख्या जो कहीं न कहीं अपने आप को लगाती है, काम करती है और उससे अपने आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ऐसे संवर्ग, ऐसे कौन-कौन से वर्ग हैं, ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जो अपने जीवन यापन के लिए काम करते हैं। ठीक है, आगे देखिए कृषि। कृषि से संबंधित जो कार्य होते हैं, कृषि कार्य में लगे लोग होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो श्रमजीवी होते हैं, मैंने मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं। यहाँ पे जो कृषि में काम करते हैं, अब तो कृषि में बहुत सारे यंत्र आ गए, मशीन आ गई, लेकिन पहले मानव क्या करता था? मानव अपने आप में श्रमजीवी था, मतलब एक अपना मेहनत करता था, अपना खुद मेहनत करता था, और जो खुद मेहनत करता था उसी को श्रमजीवी कहते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, उद्योग और सेवाओं में कार्यरत। अब बहुत सारे उद्योग और सेवाओं में कार्यरत है, कौन है? उस श्रमजीवी हैं। देखिए, एक मशीन काम करता है, ठीक है, एक मशीन काम करता है और एक मजदूर काम करता है। तो जो मजदूर है वो श्रमजीवी है और जो मशीन है वो निर्जीव है। सिंपल सी बात। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, गुच्छित बस्ती को परिभाषित कीजिए। देखते हैं गुच्छित बस्ती कैसे परिभाषित कर सकते हैं। सबसे पहले जो मैंने लिखा दोस्तों, ऐसे ही आप गुच्छित बस्ती परिभाषा में यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और हेडिंग बनाने के बाद जो है इसके बारे में लिखेंगे। गुच्छित बस्तियां वे होती हैं जहां एक घर दूसरे घर मतलब पास पास होते हैं और उनमें रास्ते सकरे होते हैं, छोटे छोटे गांव होते हैं। ऐसी बस्तियां मैदानी भागों में देखने को मिलते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, चाबी का गुच्छा होता है, अंगूर का गुच्छा पास पास में होते हैं। तो ऐसे ही जो बस्तियां पास पास होती हैं, मतलब घर पास पास होते हैं, रास्ते सकरे सकरे होते हैं, आबादी बड़ी होती है, ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को गुच्छित बस्ती के नाम से जाना जाता है। आगे दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में भू उपयोग के प्रमुख संवर्ग कौन कौन से हैं? तो संवर्ग का मैंने बताया कि ऐसे क्षेत्र जो भूमि का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, कृषि योग्य भूमि जो होती है उसका अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। वन भूमि, इसका भी उपयोग किया जाता है। गैर कृषि उपयोग भूमि, गैर कृषि का मतलब ये कि जिसमें कुछ उद्योग, कुछ फर्म आदि, ये पूरी प्रक्रिया होती है, उसका उपयोग किया जाता है। तो ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जिनका भूमि का उपयोग सही तरीके से किया जाता है। तो आप इनको 3 पॉइंट है आराम से लिख सकते हैं भैया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत में जल प्रदूषण के 2 कारण बताइए। जल प्रदूषण क्यों होता है, उसके पीछे कारण क्या है? तो देखिए, पहला पॉइंट ये है, उद्योगों से निकलने वाला रासायनिक कचरा, यानी जो फैक्ट्री होते हैं, जो उद्योग होते हैं, उनसे रासायनिक कचरा निकलता है और फिर इसके बाद नदी में चला जाता है, नदी दूषित हो जाती है, तो जल प्रदूषण हो जाता है। घरेलू अपशिष्ट का जो कचरा होता है, जो घर से निकलते हैं, वो भी नदियों में जो है गिराया जाता है। तो इस प्रकार से जो है ये भी एक तरह से जल प्रदूषण का कारण माना जाता है। तो 2 पॉइंट है, आराम से इसे आप लिख सकते हैं, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे निबल बोया गया क्षेत्र और सकल बोया गया क्षेत्र में अंतर बताना है भैया। तो निबल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, सकल बोया गया क्षेत्र क्या होता है, ये समझते हैं। तो देखिए, पहले निबल बोया गया क्षेत्र देखते हैं। वह भूमि जो एक वर्ष में फसल बोने के लिए उपयोग की जाती है, उसे निबल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल भाषा में आराम से समझ सकते हैं। ठीक है, वह भूमि जो एक वर्ष में
फसल बोने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे सकल बोया गया क्षेत्र देखिए, अगर सकल बोया गया इसकी बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए फसलों की कुल खेती की गई भूमि, फसलों की कुल खेती की गई भूमि जिसमें एक ही भूमि पर एक वर्ष में कई फसल बोई जाती है उसे सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको एक लाइन में समझाऊं तो बस आप इतना समझ जाइए, निबल बोया गया क्षेत्र मतलब एक भूमि पर एक वर्ष में एक फसल बोई जाती है, पहला पॉइंट। सकल में क्या होता है, सकल में एक वर्ष में एक ही खेती पर, ठीक है, कई सारे फसलें उगाई जाती हैं। जैसे गेहूं के साथ सरसों बो दिया जाए, उसी में जौ बो दिया जाए, उसी के आसपास आलू बो दिया जाए, उसी में मूली बो दिया जाए, तो ये क्या है, एक साथ में कई प्रकार के कई बार फसलें उगाई जाती है। मतलब इसमें एक वर्ष में एक बार में फसलें बोई, कई बार फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, तो ऐसी प्रक्रिया जो होती है उसमें इस प्रकार को सकल बोया गया क्षेत्र कहते हैं। इस पॉइंट को ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लो जो भूमि है, ठीक है, वो जो भूमि होती है एक वर्ष में जो है कई बार फसलें उगाई जाती है। मतलब कि उसमें गेहूं भी उगाया गया, चावल भी उगाया गया, फिर इसके बाद कुछ और फसल बोया गया, मतलब खेत कभी खाली नहीं रहता है। तो ये भी इस प्रकार से इसमें आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आप वो पॉइंट ऐड करिए इसमें एक बार कई फसलें उगाई जाती हैं, या उसमें आप लिख सकते हैं कि जब जमीन खाली होता है, ठीक है, तो उसमें खाली ना होकर उसमें कुछ न कुछ बोया रहता है ताकि जो है उसमें कुछ न कुछ उत्पादन होता रहे। तो इस प्रकार से लिख सकते हैं उसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट है जल संभर प्रबंधन क्या होता है। प्रबंधन का मतलब मैंने बता दिया है, मैनेजमेंट, कैसे मैनेजमेंट करना है। अब किसका करना है, जल। संभर का मतलब होता है कैसे उसको इकट्ठा करना है, कैसे संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, ये करना है समझना। जब आपको सेंटेंस समझ में आ जाएगा तो आप अच्छे से कुछ न कुछ लिख पाओगे। ठीक है, यह तकनीकी जल संरक्षण के लिए पूरे जल स्रोत क्षेत्र को प्रबंधित करने की प्रक्रिया है जिसमें मिट्टी, पानी, पौधों का संरक्षण आदि शामिल होता है। जल संभरण का मतलब ये होता है, अगर सिंपल भाषा में कहूं, जैसे कि राजस्थान में क्या होता है, राजस्थान में बारिश नहीं होती, बारिश कम होती है, तो राजस्थान की खासकर जो पश्चिमी एरिया है जहाँ पे मरुस्थल वाला क्षेत्र है वहां बारिश बिल्कुल नामात्र के बराबर होती है। तो वहां पे जल संभर प्रबंधन अपनाया जाता है, यानी जल को किस प्रकार से संरक्षण करना है, जल संरक्षण करना है, कैसे बचाना है, जो बारिश का पानी होता है उसका कैसे संरक्षण करना है, वहां पे जो वन है, वन क्षेत्र यानी पौधारोपण, पौधा संरक्षण, उनको कैसे संरक्षण करना है, ये पूरी प्रक्रिया जल संरक्षण पर निर्भर होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जल संभर प्रबंधन में हम जल को कैसे बचाएंगे, उसका संरक्षण कैसे करेंगे, ये सब प्रक्रिया इसमें शामिल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। नेक्स्ट है कि मानव भूगोल की जो है उप क्षेत्र बताइए। अब देखिए यहाँ पे उप क्षेत्र लिखा है, तो उप क्षेत्र में लिख सकते हैं यहाँ पे जनसंख्या भूगोल, ठीक है, दूसरा आर्थिक भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, ग्रामीण एवं शहरी भूगोल। इसमें जितना पूछा जाए 2 पूछा अगर 2 लिखेंगे, 4 पूछा 4 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा ऐसे लिखने का सही तरीका होता है, पहले आप हेडिंग बना लीजिए और इसके बारे में आप पॉइंट वाइज लिख दीजिए, बहुत ही परफेक्ट नंबर मिलता है, एग्जामिनर खुश हो जाता है, उसको पता चल जाता है भैया बच्चे ने सही तरीके से लिखा है। कॉपी सही तरीके से लिखा कैसे जाए ये भी बहुत लोग को पता नहीं होता है। अगर आपको लिखने नहीं आता है तो आपको नंबर बहुत कम मिल सकता है, बात ध्यान रखिएगा, इसलिए मैं प्रोसेस में आपको बता दे रहा हूं। फिर इसके बाद तो क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन लोग कंप्लीट कर चुके हैं, यानी 20 क्वेश्चन आपका तैयार हो चुका है और फिर से नया क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन आपके सामने फिर से आते हैं। तो यहाँ पर चलिए क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट आपके सामने है मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। क्या होता है मानव भूगोल, आइए समझते हैं। मानव भूगोल भूगोल की वह शाखा है जिसे मानव और उसके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यह मानव और गतिविधियों जैसे जनसंख्या, संस्कृति, कृषि, उद्योग आदि इन सब का अध्ययन किया जाता है। सिंपल भाषा में कहा जाए, इसके बारे में लोग चर्चा कर लिए हैं। जब मानव और प्रकृति के अंतर संबंधों का अध्ययन किया जाए तो उसे मानव भूगोल कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, आपके सामने यहाँ पे है। उसी परिभाषा को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं, रटजल के अनुसार लिख लेते हैं। यहाँ पे रटजल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संश्लेषित अध्ययन है। संश्लेषित का मतलब जुड़ा होना, मिला होना। जब हार्ड वर्ड समझ में नहीं आएगा तो आप परिभाषा अच्छे से याद नहीं कर पाएंगे। संश्लेषित का मतलब होता है मिला होना, जुड़ा होना। किससे जुड़ा होना, किससे मिला होना, प्रकृति का समाज के साथ या मानव प्रकृति के साथ जो जुड़ा है, जो मिला है, उसी के अंतर संबंध को हम मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे लिख सकते हैं किसी क्षेत्र की जनसंख्या का अध्ययन करना, वहां के कृषि पैटर्न को समझाना, ये सब मानव भूगोल को परिभाषित करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने 22 है दोस्तों। यहाँ पे मानव संसाधन क्या होता है, तो देखिए मैंने इसके बारे में चर्चा कर लिया है। मानव संसाधन क्या होता है, क्वेश्चन रिपीट किए हैं, पूछे गए हैं। मानव संसाधन का मतलब लोगों की क्षमता और कौशल, ज्ञान, उनकी उपयोग
उनकी जो कार्य क्षमता होती है उसके आधार पे मानव संसाधन को तय किया जाता है। जैसे एक इंजीनियर है, उनको कौशल मतलब पुल बनाने का कौशल है, एक शिक्षक है, उनको जो है ज्ञान यानी पढ़ाने का कौशल है। तो इस प्रकार से मानव अपने आप में एक संसाधन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, प्रारंभिक और द्वितीयक क्रियाकलापों में अंतर बताइए। प्रारंभिक क्या होता है, द्वितीयक क्रियाकलाप क्या होता है, इसको समझना है। तो प्रारंभिक जो क्रियाकलाप होता है ये प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती है, जैसे खेती, मछली, वानिकी। वानिकी मतलब वन, ठीक है, वन होता है। तो जो प्राथमिक क्रिया वो होती है जो प्रकृति पर आधारित होती है। ठीक है, प्रकृति पर आधारित होती है और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग किया जाता है, उसे प्राथमिक क्रिया कहते हैं। दूसरा द्वितीयक क्रिया देखिए, ये कच्चे माल को उत्पादन में बदलने की गतिविधि है, जैसे कि उद्योग विनिर्माण। अगर द्वितीयक क्रिया की बात करें, जैसे कि अगर बात करें गेहूं से आटा बनाना, तो ये क्या है, द्वितीयक क्रिया है। लेकिन गेहूं क्या है, गेहूं हमें प्राप्त होता है भैया प्राथमिक क्रिया से। जब प्राथमिक क्रिया को द्वितीयक क्रिया में बदल दिया जाए तो उसे द्वितीयक क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे गेहूं से आटा, तो गेहूं क्या है, प्राथमिक है, जब उससे आटा बना देंगे तो द्वितीयक क्रिया में बदल जाता है। इसी प्रक्रिया को द्वितीयक क्रियाकलाप कहा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख देंगे, पूरा नंबर 2 नंबर आपके यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा आपके सामने है, यहाँ पे 24 नंबर है, पल्ली बस्ती क्या होती है। पल्ली बस्ती छोटे व ग्रामीण इलाकों में स्थित ऐसी बस्तियां होती हैं जो जहां लोग कृषि और पशुपालन कार्य में लगे होते हैं। इनका छोटा एक कस्बा होता है, एक पूर्वा होता है। जैसे मतलब एक गांव होता है ना, गांव में छोटे छोटे पूर्वे होते हैं। ठीक है, पूर्वे होते हैं, उन्हीं पूर्वा को अलग अलग जगह पे नाम दिया जाता है। जैसे किसी पल्ली बस्ती कहीं कहते हैं, कहीं नगला बस्ती कहते हैं, कहीं ढाणा बस्ती कहते हैं, कहीं पन्ना बस्ती कहते हैं, ऐसे से नाम होते हैं उनके। तो पल्ली बस्ती वो बस्ती होती है जो अपनी एक अलग पूर्वा होता है, अपना कस्बा होता है, और जो लोग कृषि पशुपालन के कार्यों में लगे होते हैं। ऐसे आप सेंटेंस को लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत के किन्हीं 2 सिंचाई साधनों का नाम लिखना है। तो भारत के किन्हीं 2 सिंचाई साधनों का नाम आप यहाँ पे देख पाएंगे। नहर होता है, ठीक है, कुआं होता है, ट्यूबवेल होता है। कुआं का इस्तेमाल तो अब नहीं होता है, ट्यूबवेल लिख सकते हैं यहाँ पे। तो नहरें होती हैं, ट्यूबवेल होती हैं। ठीक है, बड़े बांध से पानी नहरों के माध्यम से खेतों तक पहुंचाया जाता है, ये हो गया। ठीक है, और ट्यूबवेल में जमीन से पानी निकालकर सिंचाई की जाती है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, क्वेश्चन है कि पर्वतीय जो क्षेत्र में विकास कार्यक्रम के बारे में बताना है। तो सबसे पहले एक काम करना है, आपको हेडिंग बना लेनी। क्वेश्चन से ही आपको हेडिंग बनाना है, लिखना है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उसके बारे में थोड़ा सा लिखना है। इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे उत्तर में आपको बताऊंगा समझ में नहीं आया, तो फिर कैसे उसको समझकर बनाकर कैसे लिखें ये भी इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग बना लेंगे और उसके बारे में लिखेंगे, यह कार्यक्रम भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में विकास के लिए बनाया गया है। तो जो विकास कार्यक्रम योजना बनाई गई है ये भारत के किन क्षेत्रों में काम करेगा, तो जवाब होगा भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहां पे विकास कार्यक्रम चलाया जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य ये है कि इन क्षेत्रों में, जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि को बढ़ावा देना, बागवानी का मतलब जो बगीचे होते हैं इसमें बहुत सारी फल की जो होती है पेड़ पौधे होते हैं, बहुत सारे फूलों की पेड़ मतलब होते हैं पौधे, तो इनका जो है इस प्रकार से बागवानी करना। वनीकरण का मतलब वनों का जो है वृक्षारोपण करना, सिंपल भाषा में कहें। ठीक है, और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देना, यानी इन्वायरमेंट बना रहे अच्छे से, कोई किसी को दिक्कत ना हो, कोई हानि ना हो, इस प्रकार से वहां पे योजना बनानी है। तो यहाँ पे जैसे के तौर पे आप लिख सकते हो, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में आदि राज्यों में जो पर्वतीय क्षेत्र राज्य हैं, इनमें जो है ये पर्यटन और बागवानी का बढ़ावा देने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। तो अगर सिंपल भाषा में 2 लाइन में समझना चाहते हैं तो आप बस इतना समझ जाइए कि भारत के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए इन कार्यक्रमों को शुरू किया गया है। क्योंकि नाम से स्पष्ट है पर्वतीय क्षेत्र, तो विकास कहाँ किया जाएगा, पर्वतीय वाले क्षेत्रों में किया जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे कृषि, बागवानी, वनीकरण और पर्यावरण संतुलन या रोजगार को बढ़ावा देने के बारे में बात कही गई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, लिंगानुपात क्या है। लिंगानुपात बार बार क्वेश्चन रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा। लिंगानुपात का मतलब होता है प्रति 1000 पुरुषों पर जो महिलाओं की संख्या होती है उसी को लिंगानुपात कहा जाता है।
उदाहरण के तौर पे 2021 में अगर देखा जाए तो लिंगानुपात लगभग 1020 महिलाएं प्रति हजार जो है पुरुष पर है। लेकिन अगर 2011 की जनगणना उठा के देखा जाए तो भारत में 943 महिलाएं हैं, ठीक है, 1000 पुरुषों पे यहाँ पे। तो अगर देखा जाए कि भारत में सबसे ज्यादा किस राज्य में लिंगानुपात है, तो सबसे ज्यादा जो लिंगानुपात है वो केरल में है और सबसे कम जो है वो हरियाणा में है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से मानचित्र का भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 28, भारत में कोयला उत्पादक किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्रों का नाम बताना है। तो भारत में कोयला उत्पादक के किन्हीं दो प्रमुख क्षेत्र हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है। झारखंड में जो है झरिया फेमस है, ठीक है, झारखंड का झलिया जो है, झरिया मतलब झरिया, ठीक है, झारखंड का झरिया फेमस है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है, धनबाद की जगह आप लिख सकते हैं, धनबाद भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन झरिया जो है आपका फेमस है तो आप इसको लिखेंगे ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ का कोरबा, धनबाद को जो है भारत का कोयले की राजधानी धनबाद को कहा जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने 29 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या घनत्व को परिभाषित कीजिए। ये भी क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, एवरग्रीन क्वेश्चन है और बार बार रिपीट होता है। जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या होता है, किसी क्षेत्र में प्रति वर्ग किलोमीटर पे रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है, इस एरिया में जितने व्यक्ति निवास करते हैं, ठीक है, 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उन व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं, बस काम खत्म, ठीक है। इसके बाद वहीं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो आप ये फार्मूला है इसको जरूर लिखेंगे, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल, जनसंख्या घनत्व बराबर जनसंख्या बटे क्षेत्रफल। अगर आप इसको लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, परफेक्ट नंबर आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पे उदाहरण के तौर पे भारत में बिहार जनसंख्या घनत्व में सबसे अधिक है, बिहार में सबसे जनसंख्या घनत्व है, और अगर वही बात करें सबसे कम तो सबसे कम अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, भारत के दो लौह अयस्क क्षेत्र के नाम बताने हैं। तो लौह अयस्क में उड़ीसा और कर्नाटक आप लिख सकते हैं। अगर आपको जगह का नाम पता है तो आप यहाँ पे इसको हटा दीजिए, क्योंझर लिख सकते हैं, ठीक है, आप लिख सकते हैं। कर्नाटक में बेल्लारी क्षेत्र आप इसको लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर बात करें तो भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक जो क्षेत्र है वो आपका उड़ीसा है, ठीक है। अगर आपसे बहुविकल्पी में पूछ ले कि कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा है तो जवाब क्या होगा, उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है भैया। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन हो चुका। आगे बात करते हैं, इन क्वेश्चन को भी नजर डालते हैं। तो सामने आपके सामने आ चुका है 31 नंबर क्वेश्चन, मानव विकास के 4 प्रमुख घटक बताइए। 4 प्रमुख घटक कौन से हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला घटक है आर्थिक विकास, ठीक है। सबसे पहला जो घटक है वो आपका आर्थिक विकास है। लोगों को आय बढ़ाना, आर्थिक विकास का मतलब कि मानव विकास कब करेगा, जब लोगों की आय बढ़ेगी। जब लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या करेगा, मानव विकास करेगा। तो ये पॉइंट आप 2 लाइन में लिख सकते हैं कि मानव विकास तब करता है जब मानव की आय बढ़ेगी, यानी लोगों की आय बढ़ेगी तो क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, और आर्थिक विकास का मतलब मानव विकास होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, स्वास्थ्य और दीर्घ आयु। स्वास्थ्य और दीर्घ आयु का मतलब ये है यहाँ पे अच्छा स्वास्थ्य होगा, लंबा जीवन जिएंगे तो मानव विकास 100% करेगा, ठीक है। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो क्या आप कोई काम कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो क्या आपको आय मिलेगा, पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब पैसा नहीं रहेगा तो क्या विकास कर पाएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब ये है भैया कि स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप काम करेंगे, काम करेंगे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो भैया आपका विकास होगा, सिंपल, ठीक है। आगे देखिए, शिक्षा और साक्षरता। शिक्षा भी जरूरी है, शिक्षा तक पहुंच बनाने के लिए आपको शिक्षा और साक्षरता मतलब कि आपको साक्षर बनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और पढ़कर आपको कुछ कामयाब इंसान बनना पड़ेगा, कुछ ऐसा इंसान बनना पड़ेगा जिससे आप अपने जो विकास हैं वो आप कर सकें, अपने संसाधनों की जो आवश्यकताओं की पूर्ति करना चाहते हैं उसे आप कर सकें। तो विकास तब कर पाएंगे जब आपके पास एजुकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है जीवन स्तर। जीवन स्तर का मतलब यह है कि बेहतर जीवन जीने की स्थिति में आप तब आएंगे जब आपके पास आय होगी, आय होगा तो आपका जो है जीवन सुधार होगा, जीवन में सुधार होगा, सिंपल सी बात है, बेहतर जीवन आप व्यतीत
कर पाएंगे। ठीक है, तो 4 पॉइंट आराम से आप लिख सकते हैं बहुत अच्छे से और आपको नंबर मिल जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है, पंचम क्रियाकलाप किसे कहते हैं? तो पंचम क्रियाकलाप में देखिए, यह सेवा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है? सेवा क्षेत्र से, जिसमें बैंकिंग, शिक्षा, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी कार्य आते हैं। पंचम क्रियाकलाप में अगर बात करें तो यहाँ पे क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे चतुर्थक क्रियाकलाप, तृतीयक क्रियाकलाप के थोड़ा सा ऊपर का श्रेणी है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर का श्रेणी है, लेकिन यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है ये उदाहरण नहीं रहेगा, क्योंकि उदाहरण तृतीय क्षेत्र का है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी और उच्च तकनीकी जो है इसमें पंचम क्रियाकलाप में आ जाएंगे। ठीक है, ये इसमें नहीं रहेगा, ये इसमें नहीं रहेगा। ठीक है, ये तृतीय क्रियाकलाप का उदाहरण यहाँ पे दे दिया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं आपके सामने। नेक्स्ट है, प्रक्षिप्त बस्तियां या एकांकी बस्ती क्या होती है? प्रक्षिप्त या एकांकी बस्ती हेडिंग बना लेंगे और अच्छे से लिखेंगे, ऐसी बस्तियां जहां घर दूर दूर होते हैं और लोगों के खेत और काम के स्थान पास पास करने मतलब पास पास होते हैं। जैसे मान लो आपका एक गांव है, गांव के आसपास ही यहाँ पे आपके खेत होते हैं। ठीक है, गांव के आसपास ही लोगों का खेत होता है और वहां पे घर जो होते हैं थोड़ा बिखरे बिखरे होते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जिन क्षेत्रों में जो है घर दूर दूर होते हैं, रास्ते जो है बहुत विरल होते हैं, तो वहाँ पे जो लोग निवास करते हैं उनको एकांकी बस्ती के नाम से जाना जाता है। ऐसी बस्तियां हमें राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में और उत्तरी पूर्वी राज्यों में देखने को मिलते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब बस्तियां यानी घर दूर दूर दिखाई दें, रास्ते थोड़ा विरल हो, मतलब विरल हो, ज़्यादा घना ना हो, तो ऐसी बस्तियां जो है एकांकी या प्रक्षिप्त बस्ती के नाम से जानी जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज में अंतर बताना है। तो अगर एक लाइन में समझना तो आप यहाँ पे ले सकते हो, धात्विक खनिज। धात्विक खनिज का मतलब इसमें धातु की मात्रा पाई जाती है, इसमें धातु पाई जाती है, उसे धात्विक खनिज के नाम से जाना जाता है। उदाहरण के तौर पे लोहे के जो है अयस्क होते हैं, उसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। तांबा में, बॉक्साइड में, मैग्नीज में, इसमें धातु के अंश पाए जाते हैं। ठीक है, वही बात करें अधात्विक में, तो अधात्विक मतलब कि इसमें धातु के अंश नहीं पाए जाते हैं, जैसे कोयला है, चूना पत्थर है, इन सब में। मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता दूं, ध्यान रखिएगा। जब अगर मैं यहाँ पे लिखूं, मैं एक सेंटेंस लिखूं सफल, ठीक है, तो सफल का मतलब क्या होता है? सफल का मतलब भैया सफल हो गए हैं, पास हो चुके हैं, है ना, उत्तीर्ण हो चुके हैं। लेकिन मगर इस शब्द के आगे छोटा आ लगा दूं, छोटा आ लगा दूं, तो ये क्या हो जाएगा? असफल हो जाएगा, मतलब पास नहीं हुए हैं। मैं आपको बता दूं एक ट्रिक यहाँ पे, कि जब किसी शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, शब्द के आगे छोटा आ लग जाए, तो 99% में उस छोटे आ लगने के बाद उस सेंटेंस का अर्थ पूरा नहीं हो जाता है। ठीक है, जैसे मैंने लिखा था सफल, तो उसका मतलब पास हो गया है, और फिर मैंने बना दिया असफल, मतलब पास नहीं हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए लिखा है धात्विक खनिज, मतलब इसमें धातु पाई जाती है, वो धात्विक खनिज है। यहाँ लिखा अधात्विक खनिज, मतलब धातु नहीं पाई जाती है। तो जो नहीं है शब्द, ये आ से आता है। ठीक है, एक ट्रिक है तरह से, तो आप इस प्रकार से भी अपना ट्रिक लगा सकते हैं। ठीक है भैया, चलिए नेक्स्ट है आधारभूत उद्योग। आधारभूत उद्योग की बात करें तो यहाँ पे वे उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चा माल या बुनियादी संसाधन प्रदान करते हैं। अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो अगर आपको मान लीजिए पनीर बनानी है, पनीर की सब्जी बनानी है, ठीक है, तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास दूध होना चाहिए, तभी तो पनीर बन पाएगा। तो पनीर जो है बनाने के लिए दूध होना चाहिए। दूध क्या है? कच्चा माल है, जिससे आप पनीर बनाओगे। ठीक है, तो आधारभूत क्या हो गया? दूध हो गया। आधारभूत का मतलब ये होता है, जैसे हम घर बनवाते हैं, तो घर बनवाने में हम पिलर डालते हैं। ठीक है, पिलर डालते हैं, तो पिलर क्या है? पिलर आधारभूत है, जिसपे वो घर बनेगा। तो ये सिंपल सी बात है दोस्तों, कि जो आप सामग्री बना रहे हो उसके लिए कच्चे माल होने चाहिए, और जो कच्चे माल होंगे वही आधारभूत संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वे उद्योग जो अन्य उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इस्पात उद्योग है, ऊर्जा उद्योग है, ये सब आप देख सकते हैं। इस्पात उद्योग बनाने के लिए सबसे पहले हमारे पास लौह अयस्क होना चाहिए। जब लोहा ही नहीं होगा तो इस्पात उद्योग नहीं बन पाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इसे नोट कर सकते हैं।
ठीक है, चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट आपके सामने है, गैरिसन नगर क्या होता है? गैरिसन नगर की अगर बात करें तो ऐसा नगर जो सेना या सैनिक छावनी के लिए बनाया जाता हो। सेना या सैनिक छावनी के मतलब ये है कि जहाँ पे मिलिट्री के जवान रहते हैं, जहाँ पे उनका ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे उनका कैंप होता है, वहाँ पे लोग ट्रेनिंग करते हैं, कैंप होते हैं, ऑफिस वगैरह होती है, ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को। ऐसे स्थान को गैरिसन नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि अंबाला कैंट, इसको कैंटोमेंट बोलते हैं। ठीक है, कैंटोमेंट बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में से कैंट बोलते हैं। कैंटोमेंट नाम होता है, शॉर्ट फॉर्म में लोग कैंट बोलते हैं, जैसे अंबाला कैंट, आगरा कैंट, वाराणसी कैंट। ठीक है, तो ये क्या है, ये जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे सैनिक जो है अपनी छावनी बनाकर रहते हैं, अपना जो है वहाँ पे ट्रेनिंग वगैरह होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है, ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत कौन से हैं? तो ऊर्जा के जो अपारंपरिक स्रोत हैं ये यहाँ पे देख पाएंगे, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस और ज्वारीय ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, मैंने ट्रिक बताया था, उस ट्रिक को थोड़ा सा यहाँ पे लगाइए। ऊर्जा के अपारंपरिक स्रोत है। ठीक है, पारंपरिक पहले देखते हैं, इसको हटा देते हैं अभी ठीक है, अब पारंपरिक देखते हैं। तो पारंपरिक मतलब होता है ऐसा स्रोत, ऐसा ऊर्जा के स्रोत जिसको उपयोग करने पर खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है। ठीक है, इनको उपयोग करने समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप उपयोग करते हैं तो ये समाप्त हो जाएंगे क्योंकि लिमिटेड में है। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपारंपरिक लगा देंगे तो इसका मतलब है कि ऐसे ऊर्जा के संसाधन जिसको हम उपयोग करेंगे समाप्त नहीं होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली क्या होती है, सौर ऊर्जा होती है। तो सूर्य कभी समाप्त हो सकता है भैया? समाप्त होगा तो कितने साल, कितने करोड़ों साल लग जाएंगे, तो इसका मतलब सूर्य समाप्त नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा। ठीक है, पवन ऊर्जा यानी जो हवाओं से, पवन से जो बनाई जाती है एनर्जी। बायोगैस, जो बायोगैस जो होता है, जो बायोटिक कंपोनेंट से बनाए जाते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, जो समुद्र में ज्वार भाटे आते हैं उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से जो ऊर्जा है वो समाप्त नहीं होगी। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, पत्तन या पोताश्रय में क्या अंतर है? अंतर पूछ लेगा पत्तन या पोताश्रय में, तो इसमें लिखेंगे पत्तन क्या होता है, जहाज की लोडिंग अनलोडिंग के लिए विकसित क्षेत्र। जहाज पे जहां लोडिंग होता है, मतलब कि जो समुद्र के जहाज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत है, ठीक है, ये भारत है, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे मान लो कोई जहाज आया है, तो यहाँ मुंबई तट पर, ठीक है, मुंबई तट पर। अब यहाँ से वस्तु क्या होगा, लोडिंग होगा, अनलोडिंग होगा। लोडिंग मतलब उस पे वस्तु को चढ़ाया जाएगा, अनलोडिंग मतलब वस्तु को उतारा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वस्तु को लोडिंग अनलोडिंग किया जाएगा। तो ऐसे जो क्षेत्र होते हैं उन्हें पत्तन कहते हैं। ठीक है, जहाजों पर लोडिंग अनलोडिंग की जाती है, ऐसे क्षेत्रों को जो विकसित किए जाते हैं उन्हें जो है पत्तन के नाम से जानते हैं। इससे मुंबई पत्तन आपको उदाहरण दिया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं पोताश्रय क्या होता है। तो पोताश्रय मतलब कि जो जहाज के रुकने के स्थान होते हैं, मतलब कि एक गैराज बना होता है, एक क्षेत्र ऐसा होता है जहां पे जहाज आके रुक सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे, जैसे ट्रेन होती है ना, ट्रेन, कुछ ऐसे स्टेशन पे ट्रेन आती है, वहां पे सवारी उतरेंगे, सवारी चढ़ेंगे, ट्रेन चली जाएगी। लेकिन कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहां जंक्शन होता है, जहां पे गैराज बने होते हैं, ट्रेन वहां पे जाके गैराज में रुकती है। ठीक है, तो वही बात यहाँ समझ लीजिए, पत्तन का मतलब जहां से जहाज पानी के आएंगे, सामान चढ़ेगा, सामान उतरेगा, वहां पे आदमी भी चढ़ते उतरते हैं, तो उसे पत्तन कहते हैं। लेकिन जहां पोताश्रय, आश्रय का मतलब क्या होता है, उसको जगह देना, आश्रय देना कि भैया यहाँ पे रुकने की व्यवस्था है। ठीक है, वही बात है। तो जहां समुद्र के जहाज आके रुकते हैं, ठहर सकते हैं, उनको पोताश्रय के नाम से जान सकते हैं। जहाजों को तूफान और खराब मौसम की सुरक्षा रखने का जगह, मतलब कि भाई उनको जगह रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, तो इसे हम पोताश्रय कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखिए, पत्तन एक बंदरगाह होता है, ठीक है, जबकि पोताश्रय समतट या खाड़ी पर प्राकृतिक रूप से बना होता है। जैसे पोताश्रय जो रुकने का स्थान होता है, ठीक है, पत्तन व्यापार के द्वारा होते हैं, जबकि पोताश्रय कटे फटे समुद्र तट पर होते हैं। जो पोताश्रय होता है कटे फटे जो समुद्र के तट होते हैं वहां विकसित किए जाते हैं। वही बात करें, पत्तन जो होते हैं सड़क रेल मार्ग से जुड़ते हैं, जबकि पोताश्रय प्राकृतिक रूप से बने होते हैं। तो आप एग्जाम्पल के तौर पे उदाहरण भी इसमें देखकर आसानी से अंतर भी समझ सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, इसमें मानव भूगोल के दो उपागमों को उल्लेख कीजिए। तो मानव भूगोल के दो उपागम यहाँ पे अन्वेषण और विश्लेषण,
ठीक है, ये और रहेगा, ठीक है, यहाँ पे पूरा सेंटेंस और रहेगा, ठीक है। और ये है विश्लेषण, अन्वेषण और विश्लेषण, ये 2 पॉइंट इसमें लिख सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ पे प्रादेशिक विश्लेषण, ठीक है, 2 पॉइंट पूछा गया, 2 ही पॉइंट लिखेंगे, जितना पूछा गया है उतना ही लिखेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, वृद्धि और विकास में अंतर बताइए। तो वृद्धि और विकास क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए, वृद्धि जो होता है ये आकार और संख्या में होता है, ठीक है, आकार और संख्या में। जैसे मान लीजिए आपका एक कमरा है, फिर एक कमरा और बन जाए, फिर एक कमरा और बन जाए, तो ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, एक कमरे के बाद दूसरा कमरा बन रहा है, वृद्धि हो रहा है, ठीक है। ऐसे ही जो है यहाँ पे आकार और संख्या में, संख्या का मतलब जैसे एक कमरे के बाद दूसरा कमरा बना, फिर तीसरा कमरा बना, और आकार का मतलब ये है कोई दुबला इंसान है, मोटा हो जाए तो उसके आकार में परिवर्तन हो जाएगा, तो वृद्धि होना उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे जनसंख्या वृद्धि, आज मान लो जनसंख्या आपके क्लास में 100 है, कल 200 हो जाए, ठीक है, या मान लो 50 जनसंख्या है, जो है 50 जनसंख्या है, कल 60 हो जाए, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। वहीं अगर विकास की बात करें तो विकास में गुणात्मक सुधार होते हैं, जैसे शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार। जैसे मान लो कि आज से 10 साल पहले जो शिक्षा मिलती थी वो अलग शिक्षा होती थी, जो आज शिक्षा मिल रही है वो अलग है, यानी कुछ शिक्षा में परिवर्तन हुए हैं। ध्यान रखिएगा, वृद्धि से ही विकास होता है, बात ध्यान रखिएगा, वृद्धि से ही क्या होता है, विकास होता है, क्योंकि ये वृद्धि धीरे धीरे होगी तो ही विकास का नया रूप ले लेता है। जैसे मान लो आपके क्षेत्र में कोई बाजार हो, ठीक है, आज से 10 साल पहले देखिए वहां पे कितनी दुकानें थी, आज देखिए कितनी दुकानें वहां पे खुली होंगी। अगर आज से 10 साल बाद देखेंगे तो वहां पे कितनी डेवलपमेंट हो जाएगा, तो ये क्या है, विकास हो रहा है। तो विकास कैसे होता है, जब वृद्धि होती है, ठीक है, यानी वृद्धि होगी तभी विकास होगा, तो यहाँ पे पॉइंट लिख सकते हैं भैया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पे है, पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ क्या है। पाइपलाइन परिवहन का मुख्य लाभ तो बता दें आपको, इससे ईंधन, गैस, तरल पदार्थ को कम लागत में और कम समय में जाने के लिए सुरक्षित तरीका होता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उदाहरण के तौर पे भारत में हजीरा, विजयपुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन जो है सबसे बड़ी पाइपलाइन मानी जाती है। इसे जो है शॉर्ट फॉर्म में HVG पाइपलाइन कहा जाता है। H मतलब हजीरा, V मतलब विजयपुर और J मतलब जगदीशपुर। HVG पाइपलाइन जो भारत का सबसे बड़ा पाइपलाइन माना जाता है। अगर मैं थोड़ा सा आपको इसका जो है दिखाऊं एरिया कैसे जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, तो इस प्रकार से देख पाएंगे। यहाँ से स्टार्ट होता है ये गुजरात से, गुजरात में यहाँ पे हजीरा पड़ता है, और फिर विजयपुर MP में पड़ता है, फिर ये यूपी में जगदीशपुर जाता है, ठीक है, फिर ऐसे दिल्ली होते हुए गुड़गांव तक निकल जाता है। तो यहाँ पे HVG पाइपलाइन जो है, यानी पाइपलाइन जैसे कि सीवर होता है, सीवर नाली होता है, नाली सीवर की जो होती है ना पाइप, वैसे नाली की पाइप, ऐसे पाइप बिछाए जाते हैं, इसमें ईंधन यानी गैस, तरल पदार्थ, पेट्रोलियम, पानी, ये सब जाता है, उससे गैस पाइपलाइन या पाइपलाइन जानते हैं, ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, संभववाद क्या होता है। संभववाद की दोस्तों बात करें तो लिखेंगे इसमें, प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा मानव शक्तियों की प्रधानता स्वीकार करने वाले जो विचारधारा है उसे संभववाद कहा जाता है। मतलब ये है कि प्राकृतिक शक्तियों की अपेक्षा की गई है, मतलब कि प्राकृतिक शक्तियों को हटा दिया गया है, अब जो भी पावर किसके हाथ में है, मानव के हाथ में है, ठीक है, मानव के हाथ में है। जैसे मान लो आपके स्कूल में प्रिंसिपल को हटा दिया जाए, ठीक है, प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो पावर किसी दूसरे के हाथ में चला जाएगा, ठीक है। जब तक प्रिंसिपल था तब तक प्रिंसिपल के हाथ में पावर है, अगर प्रिंसिपल को हटा दिया जाए तो पावर किसी दूसरे हाथ में चला जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे प्राकृतिक शक्तियों को दरकिनार कर दिया गया है, अब पावर किसके हाथ में है, मानव के हाथ में है, तो इसीलिए मानव की शक्ति की प्रधानता स्वीकार करने वाली विचारधारा संभववाद क्या है, एक विचारधारा है, एक थॉट है उन लोगों की जो मानते हैं कि मानव सर्वशक्तिमान है। इसमें देखिए, इसमें मानव सर्वशक्तिमान होता है, मानव जैसा चाहेगा वैसा कर सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पे रेगिस्तान में नहरों के द्वारा खेती करना और नदी पर बांध बनाना, एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। रेगिस्तान में कभी इंसान को लगता नहीं था कि इंसान रेगिस्तान में भी अपना खेती कर सकता है, मरुस्थल वाले क्षेत्रों में भी अपना कृषि कर सकता है, लेकिन वहां से नहरों की द्वारा जो है सिंचाई करके वहां पे अच्छी खासी जो है खेती की जा सकती है और की जा रही है राजस्थान वगैरह में, ठीक है। नदी पर बांध बनाना, नदी के पानी को रोकना इम्पॉसिबल था, लेकिन जब नदी पर मानव ने बांध बना दिया और फिर उससे विद्युत उत्पादन कर रहा है, पर्यटन का बढ़ावा
बढ़ावा हो रहा है, झील का निर्माण हो रहा है, मत्स्य पालन हो रहा है, कई सारी सुविधाएं वहां से मिल रही हैं, तो मानव ने कुछ हद तक काम कर दिया है। जैसे चंद्रयान पे मानव चंद्रमा पे पहुंच गया है। तो कहने का मतलब ये कि चंद्रमा पे पहुंचने का मतलब ये है कि प्रकृति को मात दे दिया है मानव। नहीं, सर्वशक्तिमान कौन है इसमें? मानव है। ठीक है, निसंभववाद कहता है कि मानव सर्वशक्तिमान है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत के 2 प्रमुख बंदरगाह के नाम लिखिए। तो मुंबई पोर्ट और कोलकाता पोर्ट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। कोई बहुत सारे पोर्ट हैं, आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे बंजर और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि में अंतर बताइए। एक बंजर भूमि है, एक कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। तो बंजर भूमि में लिखेंगे खेती के लिए बिल्कुल अनुपयोगी होती है। अनुपयोगी देखिए, अगर मैंने आपको ट्रिक बताया था, उपयोगी लिखा हुआ था, अगर यहाँ पे उपयोगी लिखा होता तो दूसरा होता, लेकिन यहाँ पे लिखा है अनुपयोगी। अनुपयोगी मतलब उपयोगी नहीं है। ठीक है, आ का आ गया ना, नहीं आ गया भैया। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब खेती के लिए जो जमीन है वो उपयोगी नहीं है, उसे बंजर भूमि के नाम से जानते हैं। पहला। दूसरा देखिए, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि ने कृषि योग्य तो पड़ी है लेकिन व्यर्थ पड़ी हुई है ना। खेती के लिए तैयार किया जा सकता है ऐसा भूमि है, लेकिन उस पर खेती नहीं की जा रही है, वो व्यर्थ पड़ी हुई है, परती पड़ी हुई है। तो उस पर खेती की जा सकती है, लेकिन परती पड़ी हुई कोई खेती करने वाला नहीं है, तो उसे कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। यानी कृषि के काम के लायक तो है लेकिन व्यर्थ पड़ी हुई है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे देखते हैं। रोपड़ कृषि की विशेषताएं बताइए। तो रोपड़ कृषि पहले आपको थोड़ा सा बता दें। रोपड़ कृषि वे कृषि होती है जो बागानों में की जाती है, जो व्यवसाय के लिए की जाती है, जिसमें पूंजी अधिक लगती है, इसमें श्रमिक अधिक लगते हैं, उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो उसे रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे विशेषताएं में कि एक फसल बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। एक ही फसल बड़े पैमाने पर बड़े क्षेत्रों में उत्पादन किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा, पूंजी और श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें चाय, कॉफी, रबर ये सब जो है रोपड़ कृषि के अंतर्गत आते हैं। 3 नंबर है, 3 पॉइंट लिखना है आराम से, इसमें आपको 2 नंबर पूरा मिलेगा, कोई 1 नंबर भी काटेगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है स्वच्छंद उद्योग विशेषताएं बताइए। स्वच्छंद उद्योग देखिए नाम से स्पष्ट है, स्वच्छ है, हर जगह स्वच्छ मतलब कि साफ सफाई है, स्वच्छ है ना। जब साफ सफाई होगा तो इसका मतलब स्वच्छ है, तो इसका मतलब स्वच्छ उद्योग। ऐसा उद्योग जिसमें कोई प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है उसे स्वच्छ उद्योग के नाम से जानते हैं। ये उद्योग प्रदूषण रहित होते हैं, इसमें किसी प्रकार का प्रदूषण नहीं होता है। वो काम जो हाथ से किए जाते हैं, जो परिवार के सदस्यों द्वारा किए जाते हैं, उन्हें स्वच्छंद उद्योग के नाम से जानते हैं। एक भाषा में अगर कहें तो कुटीर उद्योग आपने नाम सुना होगा, कुटीर उद्योग आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्हें कहीं भी स्थापित किया जा सकता है। जो स्वच्छंद उद्योग होता है, हाथ से किया जाता है, परिवार के सदस्यों द्वारा किया जाता है, तो आसानी से कहीं भी स्थापित किया जा सकता है और लोग उसमें काम कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग जो है ये भी प्रकार से स्वच्छंद उद्योग के अंतर्गत आता है। ठीक है, बात करते हैं अंकीय विभाजक क्या होता है। तो देखिए अंकीय विभाजक इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है, लिखेंगे इसके बारे में। यह तकनीकी और इंटरनेट तक आसमान पहुंच को दर्शाता है। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में इंटरनेट उपलब्ध कराने का एक अंतर होता है। समझ में आया नहीं है, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको सिंपल भाषा में समझा दूंगा। तो पहले यहीं पे देख लेते हैं अंकीय विभाजक। अंकीय विभाजक, विभाजक का मतलब क्या होता है? विभाजक मतलब बंटवारा होना। ठीक है, बंटवारा होना, विभाजक मतलब बंटवारा होना। अब किसमें अंकीय विभाजक मतलब मान लेते हैं ये बंटवारा हो गया है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई एक क्षेत्र ये है, कोई एक क्षेत्र बी है। ठीक है, यहाँ पे विकास ज्यादा हो रहा है, यहाँ विकास कम हो रहा है, तो इन दोनों में अंतर देखा जाएगा कि कहाँ विकास ज्यादा हो रहा है, कहाँ विकास कम हो रहा है, कहाँ प्रतिविधियां अच्छी है, कहाँ तकनीकी अच्छी है, कहाँ पे सुविधाएं अच्छी हैं। तो इन दोनों का जो विभाजन होगा वो अंक के आधार पर किया जाएगा। जैसे एग्जामिनर जब आपकी कॉपी चेक करता है तो क्या करता है, आपको अंक देता है, उस पर नंबर देता है। जब नंबर देगा तो पता चलेगा कि कौन फर्स्ट आया है, कौन सेकंड आया है, कौन थर्ड आया है, तभी तो पता चलता है जब उससे नंबर दिया जाता है। तो ही जब किसी क्षेत्र को अंक के द्वारा विभाजित किया जाए, यानी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो, कोई ऐसी चीज हो जो उसके आधार पे विभाजित किया जाए, तो उसे अंकीय विभाजन के नाम से जानते हैं। वही बात यहाँ पे कहा गया है कि कहीं पे जो है इंटरनेट बहुत अच्छी सुविधा है, कहीं इंटरनेट की सुविधा ही नहीं है, कहीं तकनीकी बहुत अच्छी है, कहीं तकनीकी सुविधा अच्छी नहीं है। तो वही चीज कह रहा है कि आसमान है, आसमान पहुंच का मतलब कि समान नहीं है। वही मैंने बताया था,
छोटा आ देख लीजिए, ठीक है। असमान है मतलब कि सभी जगह समान नहीं है। क्या सभी जगह 5G पकड़ता है? नहीं, सभी जगह 5G नहीं पकड़ता है। 5G सबसे ज्यादा कहाँ पकड़ता है? 5G पकड़ता है सबसे ज्यादा शहरों में, गांव में बहुत कम पकड़ता है 5G। ऐसे ऐसे गांव में चलिए जहां पे नेटवर्क ही पूरे गायब हो जाती है। तो क्या समान तकनीकी है, समान इंटरनेट है? नहीं है। तो अंक के द्वारा इसके विभाजक कर सकते हैं, ठीक है। अब आई होप आपको समझ में आया होगा। वही चीज यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है कि एक शिक्षित, यहाँ पे दीक्षित लिखा है, शिक्षित या विकासशील देश में सूचना और संचार की प्रौद्योगिकी पर आधारित विकास अंतर को अंकित विभाजक कहा जाता है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी सूचना होती है, जो भी तकनीकी होती है, उसके आधार पे इसको डिवाइड किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्यापार संतुलन से आप क्या समझते हैं? तो व्यापार संतुलन के बारे में देखिए, ये किसी देश के निर्यात और आयात के बीच का अंतर होता है, ठीक है। किसी देश के निर्यात और आयात के, यानी जो वस्तु हम खरीदते, जो बेचते हैं और जो खरीदते हैं। जैसे चाइना से सामान हम भारत में मंगाते हैं, भारत में सामान आता है और कुछ सामान बेचा जाता है, लेकिन आता यहाँ पे भारत में ज्यादा है, यानी भारत में जो है ज्यादा आयात किया जाता है और निर्यात बहुत कम किया जाता है। तो यहाँ पे जो बीच का अंतर होता है उसी को व्यापार संतुलन के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए, व्यापार संतुलन किसी देश के निर्यात और आयात के मूल्य के बीच का अंतर बताता है। यह एक आर्थिक संकेत है। व्यापार संतुलन से पता चलता है कि देश की आयात से ज्यादा निर्यात कर रहा है या निर्यात से ज्यादा आयात कर रहा है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आप मान लीजिए कि आपके पास 1000 रुपये है, ठीक है। 1000 रुपये आपके पास है, कितना वस्तु जो है आप खरीद रहे हैं और कितना पैसा बचा रहे हैं, कितना वस्तु खरीद रहे हैं, कितना पैसा बचा रहे हैं, जितना बचाएंगे जितना खरीदेंगे, उन दोनों के अंतर को व्यापार संतुलन कह सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बात करते हैं, 50 नंबर क्वेश्चन, 50वां आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। फुटकर व्यापार सेवा की विशेषताएं बताइए। फुटकर व्यापार सेवा, आप अपने मार्केट में जाते होंगे, छोटे मार्केट में, वहां पे फुटकर सामान खरीदते हैं। जो होलसेलर होते हैं वो पूरा एक दुकान होती है, वहां से होलसेल के सामान मिलते हैं। लेकिन जो छोटे मोटे दुकान होते हैं वहां से फुटकर सामान मिलते हैं। तो फुटकर सामान मतलब कि आपको छोटे मोटे सामान मिल जाते हैं। उसमें विशेषता लिखना है तो लिखेंगे, उपभोक्ताओं तक सीधे सामान पहुंचना, ये फुटकर सेवा होता है। कोई वस्तु होती है, उपभोक्ता तक सीधे पहुंचता है। नेक्स्ट है छोटे पैमाने पर व्यापार। जो छोटे पैमाने पर व्यापार होते हैं उन्हें हम फुटकर सेवा के नाम से जानते हैं। जैसे कि किराना दुकान होते हैं, वहां से लोग जाते हैं, अपना 1 किलो चीनी, 1 किलो दाल, नमक, ये सब लेते हैं। ऐसे ही आप किसी दुकान पे गए हैं तो वहां पे एक कपड़ा लेंगे, 2 कपड़ा लेंगे, ठीक है। लेकिन जो कपड़ा वाला दुकान है वो होलसेलर दूसरे दुकान से लेकर आएगा, वो पूरा का पूरा बंडल लेकर आएगा, पूरा का पूरा पैकेट लेकर आएगा, तो उसको बेनिफिट वहां से मिलेगा। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि यहाँ से फुटकर सेवा का, कि आप फुटकर सामान खरीदते हैं, ठीक है। आप जानते होंगे, आपने किया होगा। तो दोस्तों ये 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने मैंने कवर किए हैं, आप पूरा देख सकते हैं। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ भी आपको दे देते हैं। पीडीएफ लेने के लिए आपको जो है यहाँ पे मैसेज करना होगा। एक नंबर बता दे रहा हूं आपको, एक नंबर है 83 82 92 47 99। ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे मैसेज कर देंगे तो मैं आपको जो है पीडीएफ फ्री में अवेलेबल करा दूंगा। पूरा हर सब्जेक्ट का भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में दोस्तों। तो खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी में स्वस्थ रहिए। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।